मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। क्लैशनकोफ की नाल से मेरी पीठ पर टहूका देकर किसी ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं मरे मरे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। मेरी नजरें अब भी पलवशा को देख रही थी, जबकि वजीरिस्तान के पहाड़ों में चलने वाले को एक आंख सामने और एक आंख जमीन पर रखना पड़ती है। इस उसूल की मुनाफी का सिला मुझे एक जबरदस्त ठोकर खाकर मुंह के बल गिरने की सूरत में मिला। हाथ पुश्त पर बंधे होने की वजह से मुझे अच्छी खासी चोट आई थी, लेकिन उस वक्त मेरी सारी हिस्सों ने आर्जी तौर पर काम करना छोड़ दिया था। ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था और ना पलवशा के अलावा कुछ नजर आ रहा था। जिस्म में दर्द और तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, अलबत्ता मेरे दिल को कोई मुट्ठी में लेकर मुसलसल भींच रहा था। किसी ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। ओए नीचे देख कर चलो, किसी मजनू की औलाद, दिल के बाद अपना थोबड़ा भी ना तोड़वा लेना। उसकी बात पर मेरे दाएं बाएं चलने वालों ने जोरदार कहकहा लगाया। वो मुझे धक्के देते हुए नाले में खड़ी हुई गाड़ियों के करीब लाए। दरमियान में खड़ी डबल केबिन की अकबी नशिस्त पर मुझे 2 आदमियों के दरमियान बिठाया गया। गाड़ी की बॉडी में भी 4 आदमी बैठ गए, बाकी 2 गाड़ियों में भी 6-6 आदमी बैठ गए थे। नाले से निकलकर वो सड़क पर आए। हमारी गाड़ी दरमियान में थी। गाड़ियां अलाम खेल की बजाय अंगूर अड्डे की तरफ चल पड़ी। मेरी नजरें सड़क पर जाने वाली पलवशा की मुतलाशी थी। वो सड़क के दाएं जानिब चल रही थी। मैंने गर्दन मोड़कर उस जानिब देखा। मेरे बाएं जानिब बैठे आदमी ने मजाहिया अंदाज में कहा, कमांडर बहादुर खान, लड़का तो रो रहा है। बहादुर खान ड्राइवर के साथ बैठा था। पीछे देखते हुए बोला, बेचारे को चोट गहरी आई है ना, फिक्र न करो, जल्दी बहल जाएगा। उसी वक्त हमारी गाड़ी सुस्त रवि से चलती पलवशा के पास से गुजरती चली गई। कोशिश के बावजूद मैं उसका चेहरा वाज़े तौर पर न देख सका। मुझे अकबी शीशे से पीछे झांकते देखकर मेरे साथ बैठे आदमी ने अपने हाथ से मेरा चेहरा सामने मोड़ते हुए कहा, अबे क्या निकालते हो इस छोकरे से? तुम्हें बेचकर रकम खरी कर ली है, फिर भी दीवाने हुए जाते हो। तुम्हारे जैसे बेवकूफ कम ही नजर से गुजरे हैं। बहादुर खान हंसते हुए बोला, तुम भी खूब हो कमीन खान। वो लड़का नहीं लड़की है। मेरे बाएं जानिब बैठा कमीन खान हकीकतन उछल पड़ा। क्या कह रहे हो कमांडर? इतना बच्चा तो मैं नहीं हूं कि लड़के लड़की में इम्तियाज न कर सकूं। इस मर्तबा मेरे दाएं जानिब बैठे आदमी ने कमीन खान की तायद में जबान खोली। कमीन खान सही कह रहा है कमांडर। बहादुर खान ने कहका लगाते हुए कहा, बेवकूफो, यही पलवशा खान वजीर हैं, और जिसे तुम पकड़ कर ले जा रहे हो ये वो मशहूर SS है जिसके बारे में तुम लोग इतने अरसे से सुनते आ रहे हो। कमीन खान बेयकीनी से बोला, कमांडर आप मजाक कर रहे हो ना? बहादुर खान वजाहत करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, बस आप लोगों की बदकिस्मती है कि खुशाल खान महसूद से होने वाले जिरगे में आप लोग हाजिर नहीं थे, वरना इन दोनों को देख लेते। कमीन खान को बहादुर खान की बात हजम नहीं हो रही थी। कमांडर, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि पलवशा ने इसे पकड़वा क्यों दिया, हालांकि ये दोनों तो सरदार कबील खान के खिलाफ इकट्ठे काम करते हैं। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। वो बोला, बेवकूफ, पलवशा खान वजीर का किसी एक के साथ चक्कर नहीं है। बहुत चालू और चक्करबाज लड़की है। इससे पहले भी 7-8 आशिक भुगता चुकी है। उम्र जरूर कम है पर तजुर्बा बहुत ज्यादा है। अब इसी बात से अंदाजा लगा लो कि मोहतरम SS साहब से जब तक काम था इश्क का नाटक खेलती रही। जो ही काम निकल गया इसे बेच खाया, और मैं यकीन से कहता हूँ कि इसने खुद ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए होंगे, अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाया होगा। जो ही ये मोहतरम उसके हुस्न के जाल में फंसा, इसने पैसे खरे करने में देर नहीं लगाई। दूसरा बोला, वैसे मेरा नहीं ख्याल कि सरदार सनोबर खान को इस आदमी के लिए 15 लाख खर्च करने की जरूरत थी, और 15 लाख भी सरदार कबील खान की कातिल ले गई। बहादुर खान ने नफरत भरे अंदाज में मेरी जानिब इशारा किया। सरदार कबील खान और सरदार जहांदात का कातिल ये है। बाकी पलवशा खान वजीर ने गुज़श्ता 2 रोज सरदार सनोबर खान को राजी करने में गुजारे हैं। बेचारी को इस जमीन में पूरी 2 रातें जागकर गुजारना पड़ी, और यकीन करो मैं तो दाद देता हूँ इसकी हिम्मत की। कमीन खान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा तो गोया इसे पलवशा ने खैर सगाली के तौर पर पकड़वाया है। बहादुर खान ने नफरत भरे लहजे में कहा, इतनी भी सादा नहीं है, 1 नंबर की 420 है। सनोबर खान ने जब SS का मुतालबा किया था उसने 15 लाख की खतीर रकम मांगी थी। दूसरी सूरत में सनोबर खान के साथ उसकी यूं भी सुलह हो गई थी। उसे क्या जरूरत पड़ी थी अपने पुराने आशिक को पकड़वाने की? मेरी दाएं जानिब बैठे आदमी ने ख्याल जाहिर किया, वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी लड़की सिर्फ सनोबर खान से सुलह करने ही पहुंची होगी। लाजमी बात है उसे अच्छी तरह मालूम था कि सनोबर खान सरदार कबील खान और सरदार जहांदात के कातिल से बदला लेना चाहेगा, और ऐसी सूरत में वो अपने आशिक की बलि चढ़ा देगी। बहादुर खान और कमीन खान इस बात में सर हिलाने लगे। ये बात भी दिल को लगती है। खामोश बैठे ड्राइवर ने पहली बार जबान खोली, मैं बात कर सकता हूँ कमांडर। बहादुर खान के साथ बाकी दोनों भी उसकी जानिब मुतवज्जे हो गए। कहो दिलशाद खान। वो बोला, सच्ची बात तो ये है कि मैं पलवशा खान वजीर का पुराना चाहने वाला हूँ। पुराने से मेरी मुराद यही कोई 6-7 माह पहले की बात है, जब ये मुजाहिदीन के कैंप से बाहर निकली थी। मैं इसे लड़का ही समझता था।
उस वक्त ये सरदार कबील खान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उसके एक करीबी मुहाफिज सुहेल खान को नवाज रही थी। उस गद्दार की पांचों घी और सर कड़ाही में था। उसे जो कुछ पूछना होता तन्हाई की एक मुलाकात के बदले उगलवा लेती। अभी सरदार कबील खान की शहादत के वक्त सुहेल खान भी मारा गया है। उसे अपने किए का अच्छा बदला मिला। खैर वो पुरानी बात है। मैं अभी कुछ और बताना चाह रहा था। पलवशा खान का असल चक्कर मुनव्वर खान नामी एक जवान से चल रहा है। यकीन मानो बहुत खूबसूरत मर्द है और ये हरामजादी उस पर बुरी तरह से फरीफ्ता है। मगर मुनव्वर खान काफी समझदार और होशियार है। उसने वक्ती तौर पर पलवशा से ताल्लुकात कायम किए रखे, मगर वो हमेशा के लिए नहीं फंसना चाहता था। बल्कि सच तो यह है कि ऐसी लड़कियों को बस वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मोहतरमा इस पर शादी के लिए जोर दे रही है। जिस मामू के यहाँ उसने परवरिश पाई है उसने उसके रिश्ते के 15 लाख मांगे हुए हैं और मुनव्वर खान ने साफ तौर पर पलवशा को बता दिया है कि उसके पास इतनी रकम मौजूद नहीं है। तभी इस फाहिशा को सनोबर खान से मिलने का ख्याल आया और दरमियानी वास्ता मैं बना। दिलशाद ने मकरू अंदाज में कहकहा लगाया। मैं यूं भी काफी अरसे से इससे मुलाकात का मुतमन्नी था। इस बहाने चंद घंटों की मुलाकात मेरे हिस्से में भी आ गई। सरदार सनोबर खान ने भी जिरगे के वक्त उसकी भोली भाली और मासूम सूरत देखी थी। मेरे जिक्र करने पर ही वो फड़क उठा और फौरन मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। 2 रातें सरदार सनोबर खान और उसके साथियों की खिदमत करके मोहतरमा ने अपने गुनाह माफ करवाए और अपने आशिक को पकड़वा कर 15 लाख खरे कर लिए। यकीनन अब वो ये पैसे मुनव्वर खान को देगी ताकि वो उसकी माँ और मामू को देकर उसका रिश्ता मांग सके। लेकिन उम्मीद यही है कि मुनव्वर खान फिर भी उससे शादी नहीं करेगा। यूं भी उसके सामने पलवशा का किरदार खुली किताब की तरह है। बहादुर खान ने दिलशाद खान की गर्दन पर हल्का सा थप्पड़ लगाया। अबे तुम तो छुपे रुस्तम निकले, हमें भी हवा नहीं लगने दी। दिलशाद खान ने कहकहा लगाया। मतलब आपका भी दिल था। मेरे दाएं बाएं बैठे दोनों आदमियों ने उसका साथ दिया। बहादुर खान ने बेशर्मी से एतराफ किया। बात तो कुछ ऐसी ही है। दिलशाद खान ने बड़े एतमाद से पूछा, तो कितना खर्च कर सकते हो? बहादुर खान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, अब मुझे क्या पता वो कितने पर माने। दिलशाद ने कमांडर को तसल्ली दी, मुझे भी कोई अंदाजा नहीं है, बहरहाल मैं उससे मिलकर आपको बता दूंगा। पलवशा के बारे में इतनी बकवास सुनकर मेरे बदन से गोया जान निकलती जा रही थी। उसके मासूम और भोले चेहरे के पीछे इतना मकरू और गलीज चेहरा छुपा हुआ था। इस बारे में तसव्वुर करना तो दरकिनार, अगर मेरी गिरफ्तारी से पहले कोई ऐसी बात करने की कोशिश भी करता तो मैं उसके सर में एक गोली उतार देता। मगर अब पलवशा ने मेरी आंखों के सामने उनसे रकम वसूल की थी। दिलशाद के कहने के मुताबिक परसों रात वो सनोबर खान का पहलू गर्म कर रही थी और ये बात मुझे इसलिए भी सच लगी थी कि उस रात को काफी देर कोशिश करने के बाद उससे राब्ता नहीं कर सके थे। हालांकि उससे 2 दिन पहले रात को 11 बजे तक वो मेरी मुंतजिर थी। गुज़श्ता रात भी उसने मुझे मिलने के पैगाम के अलावा कोई बात न की थी। गाड़ी अंगूर अड्डे से होती हुई जुनूब की तरफ मुड़ गई। ये वही सड़क थी जो खड़कले से होकर कबील खान की हवेली की तरफ जाती थी। कबील खान की इस हवेली की तरफ जहाँ पलवशा से मेरी मुलाकात हुई थी, उस सड़क पर जाते हुए मुझे अपना यार सरदार याद आया और उसके साथ ही पलवशा के साथ होने वाली लड़ाई याद आ गई। उसे गिरफ्तार करके मैंने उसकी खूब पिटाई की थी और आज उसने अपना बदला लिया था। तबाहशुदा कोठरी तामीर हो चुकी थी, बस रंग रोगन का थोड़ा बहुत काम रहता था। यकीनन कबील खान के जानशीन के भी वही मशागिल थे जो खुद उसके रहे थे। यूं भी उसके बारे में काफी कुछ मुझे उसके आदमियों की ज़बानी ही मालूम हुआ था। हवेली के एक कमरे में ले जाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया। कमरे में मौजूद चारपाई और बिस्तर देखकर मुझे काफी हैरानी हुई थी। मेरे ख्याल में सनोबर खान के साथ ले जाकर उन्होंने मुझे कत्ल कर देना था और पलवशा से धोखा खाने के बाद मुझे भी पनाह लेने के लिए कब्र से बेहतर जगह कोई महसूस नहीं हो रही थी। वो जो मेरे तई मेरे दिमाग से औरत जात के बारे में पलने वाली गलत सोचों को खुरचने आई थी, वो तो पहले वालियों से कई हाथ आगे निकली। माहीन के सिर्फ एक मर्द से गलत ताल्लुकात थे और मेरी नजर में मासूम और गैरतमंद पलवशा कोई भी काम निकालने के लिए अपने जिस्म का दस्तरखान किसी के सामने भी सजा सकती थी, चाहे वो कोई आम मर्द हो चाहे सरदार वगैरह। जेनिफर ने वतन की खातिर मुझसे मोहब्बत जताई और पलवशा ने पैसे के हुसूल के लिए अपनी चाहत का ड्रामा रचाया। रोमाना ने मुझसे अपनी शादी छुपाई थी और पलवशा 10-12 मुआशिकों का जिक्र गोल कर गई थी। हर नई लड़की ने मुझे नए तरीके से धोखा दिया था। तमाम ने अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म के नकाब चढ़ाकर अपने असल को छुपाए रखा। यकीनन मैं अहमक और बेवकूफ था। कितनी चालाकी और कैसी मंसूबाबंदी से उसने मुझे फंसाया था। उसके साथ बिताए शब रोज याद करके मेरी आंखें भीग गईं। उसके लहजे में कितनी चाहत और मिठास थी, कैसी बेसाख्तगी और बरजस्तगी सी। क्या वो सब झूठ और दिखावा था? मैंने खुद से सवाल किया। अगर वाकई वो मतलब परस्त और गरज का धंधा कर रही थी और वैसे वो अपने बदन की रिश्वत देकर हर काम निकलवाने की आदी थी, तो ये दावत उसने मुझे क्यों न दी? मुझे कभी उसकी हरकत में कोई सस्तापन क्यों नजर न आया? मेरे लिए उसने अपने जिस्म को दस्तरखान क्यों न बनाया? मेरे दिमाग ने कई सवालात का जवाब देने में एक लम्हा न लगाया। क्योंकि तुम उसकी मोहब्बत में डूबे हुए थे अहमक। मेरे दिल ने कमजोर सा एहतजाज किया।
थोड़ी देर पहले बहादुर खान ने बड़ी यकीन से कहा था कि पलवशा ने खुद ही मेरी तरफ कदम बढ़ाकर अपनी बनावटी मोहब्बत का यकीन दिलाया होगा। हालांकि उसे हमारे ताल्लुकात की शुरुआत के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। बस पलवशा की फितरत को देखते हुए उसने जो दावा किया वही असल हकीकत थी। पलवशा ने शुरू दिन से ही खुद को मेरे करीब करना शुरू कर दिया था। कभी खुद को घूरने का कहकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करना, कभी अपनी माँ से रिश्ता मांगने की तरगीब देना और अपना मतलब पूरा करने के बाद मेरी जान छोड़ने की बजाय मेरा सौदा करना। अपने महबूब के हुसूल के लिए उसे 15 लाख चाहिए थे और इस रकम के हुसूल के लिए मुझे उस पलवशा ने मुझे बेच दिया, जो कहती थी कि मैं अगर दूर गया तो वो अपनी जान ले लेगी। और दूर होने पर उसने अपनी जान तो नहीं ली, अलबत्ता मुझे मौत के हवाले कर दिया। बेइंतहा दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने वाले स्नाइपर को एक बेवफा ने धोखा देकर रुला दिया था। उस्ताद मोहतरम राव तसव्वुर कहा करते थे कि स्नाइपर का दिल लोहा और एहसासात पत्थर होते हैं। उसे बस अपने मकसद से गरज होती है। न उस पर मौसम असर करता है और न माहौल की सख्ती, भूख और प्यास उसके लिए बेमानी होती है। थकना वो जानता नहीं, नींद उस पर काबू नहीं पा सकती और शिकस्त का लफ्ज उसने अपने लुगत से निकाला होता है। क्या मैं वाकई स्नाइपर हूँ? थका हारा शिकस्त खूरदा जो एक धोखेबाज के लिए रो रहा है। यकीनन मैं स्नाइपर नहीं हूँ। यकीनन मैं अपने उस्तादों के लिए नदामत और शर्मिंदगी का बायस हूँ। बुज़दिल डरपोक, एक सहमा हुआ शख्स जिसे बस औरतों से धोखा खाना आता है। दरवाजे पर होने वाले खटके को सुनकर मैंने जल्दी जल्दी आंखें साफ की। दरवाजा खोलकर एक शख्स खाने के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। एक मुसल्ला शख्स मुझ पर नजर रखने के लिए उसके हमरा था। मुसल्ला शख्स चौकन्ना होकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और दूसरा खाने के बर्तन लकड़ी के मेज पर रखकर खामोशी से वापस मुड़ गया। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजरें दौड़ाई। शाम के 7 बज रहे थे। कमरे में जलने वाली ट्यूबलाइट की रोशनी ने मुझे अंधेरा होने का पता नहीं लगने दिया था। मैं सुबह का नाश्ता करके डी ब्लॉक से रवाना हुआ था। बकिया दिन बगैर खाए पिए उसी हंगामे की नजर हो गया था। उसके बावजूद मुझे जरा सी भूख महसूस नहीं हो रही थी। मैं खाने के बर्तनों को छुए बगैर उल्टी सीधी सोचों से अपने गम को बढ़ावा देता रहा। घंटे डेढ़ बाद वही 2 आदमी खाने के बर्तन समेटने आए। खाने को जूं का तूं पड़ा देखकर बर्तन ले जाने वाले ने हैरानी से पूछा, तुमने खाना नहीं खाया? मैंने उसकी बात का जवाब देने की जरूरत महसूस न की थी। 1-2 लम्हे मेरी जवाब का इंतजार करने के बाद उसने कंधे उचकाते हुए मेज पर धरे बर्तन उठा लिए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो मेरी जिंदगी की बदतरीन रात थी। नींद आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जानता था कि सरदार भी परेशान होगा और जाने मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो ज्यादा देर तक मेरे गायब होने को छुपा नहीं सकता था। सुबह तक तो यकीनन उसे किसी को बताना पड़ जाता, बल्कि अब तो वो भी फंस गया था। मेरे गायब होने की कोई दलील उसके पास नहीं थी। मैं आज सुबह उसके साथ डी ब्लॉक से वच्चा नराय जाने का इरादे से निकला था। उसके बाद अलाम खेल की तरफ क्यों गया, इसका जवाब यकीनन सरदार के पास मौजूद नहीं था। उसने किसी जिम्मेदार को मेरे जाने की फौरी इत्तला क्यों न दी। मेरे गायब होने के बारे में वो कोई झूठ भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि इसमें मेरा ही नुकसान था। फौज की नौकरी ऐसी नहीं होती कि उसमें जरा सी भी बेकायदगी की गुंजाइश हो। अलबत्ता इस मामले को औरंगजेब साहब संभाल सकते थे। अब नामालूम सरदार उसे बताता भी था या नहीं, लेकिन उम्मीद यही थी कि उसको बताने के अलावा सरदार के पास कोई भी चारा नहीं था। अगले रोज सुबह रात ही की तरह एक आदमी मेरे लिए नाश्ता लेकर आया, जबकि एक मुसल्ला आदमी दरवाजे पर खड़ा होकर मुझ पर नजर रखे रहा। नाश्ता लाने वाला लकड़ी की मेज पर नाश्ते के बर्तन रख कर वापस मुड़ गया। उसके जाने के बाद भी मैंने नाश्ते की तरफ हाथ न बढ़ाया था। बगैर कुछ खाए पिए मुझे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे भूख नहीं महसूस हो रही थी। उस वक्त मेरी हालत फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम किसी थी। मैं जानता था कि सनोबर खान ने जल्द ही आकर कबील खान और जहांदाद खान की हलाकत के बदले मुझे कत्ल करना है, लेकिन ये भी सच है कि उस वक्त भूख न लगने की वजह से जान का खौफ नहीं था। एक पाकिस्तानी फौजी को भर्ती होने के साथ मौत से डरना छोड़ना पड़ता है, जबकि एक स्नाइपर जिस वक्त अमली जिंदगी में कदम रखता है तो हर मिशन पर जाने से पहले वो खुद को गोया मौत के हवाले कर रहा होता है। मुझे बस पलवशा का दुख अंदर से चीरे जा रहा था। उसका धोखा देना मुझे हजम नहीं हो रहा था। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई लड़की इतनी अच्छी अदाकारी भी कर सकती है। आंखें बंद करते ही उसकी चाहत भरे जुमले, मोहब्बत भरी बातें, मेरे लिए परेशानी जाहिर करना, शादी की बात सुनकर खुशी का इजहार करना, मेरी हिफाजत के लिए फिक्रमंद होना, ये तमाम बातें ऐसी थीं जो गोया मेरे दिल को शिकंजे में भेज रही थी। हमेशा साथ निभाने के वादे करने वाली ने सिर्फ मेरा साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि मुझे बेच दिया था। मेरा रकीब इतना खुशकिस्मत था कि उसके हुसूल के लिए मेरी महबूबा ने मेरा सौदा किया था। घंटे भर के बाद वो नाश्ते के लिए बर्तन लेने आए। नाश्ते को वैसे का वैसा पड़ा देखकर मुझे कुछ कहे बगैर वो बर्तन वापस ले गए। वो पूरा दिन मैंने बगैर कुछ खाए पिए गुजार दिया। इस दौरान मुझे थोड़ी नींद आई और पलवशा थम से मेरे ख्वाबों में आन थमकी। आंखें खुलने पर वही कैद खाने की घुटी घुटी फजा,
रात के वक्त भी मेरा खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे कमजोरी महसूस होने लगी। मजबूरन मैंने चंद निवाले ले लिए। इसी तरह 3 दिन गुजारने के बाद मैंने तंग आकर खाना लाने वालों से सनोबर खान के बारे में पूछा। सनोबर खान कब आएगा? बर्तन उठाने वाले ने हैरानी भरे लहजे में जवाब दिया, सरदार तो यही है। हैरानी उसे मेरी बात करने पर हुई थी, क्योंकि जब से मैं कैद हुआ था पहली बार मैंने जबान खोली थी। मैंने कहा, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। वो बर्तन उठाकर बाहर निकल गया। मैं इत्तला देता हूँ। हैरत अंगेज तौर पर थोड़ी ही देर बाद बहुत सारे कदमों की चाप कमरे की तरफ आती सुनाई दी, जो मेरे कैद खाने के सामने आकर रुक गई। दरवाजा खोलकर करख्त शक्ल सनोबर खान अपने 4 मुहाफिजों की मैयत में अंदर दाखिल हुआ। एक मुहाफिज ने फोम की आरामदेह कुर्सी उठाई हुई थी। मेरी चारपाई के सामने कुर्सी रखकर चारों मुहाफिज मेरी चारपाई को घेर कर खड़े हो गए। सनोबर खान नशिस्त संभालते हुए बोला, कहो मोहतरम सलीम शाह, जीशान हैदर या राजू साहब। उसके लहजे में तंज की बू साफ महसूस की जा सकती थी। उसके राजू कहने पर मैं चौंक गया था, क्योंकि राजू तो सिर्फ पलवशा कहती थी। मैंने कहा, तुम्हें मेरा नाम राजू कैसे मालूम? वो बोली, उस दिन पलवशा खान वजीर ने मेरे सामने ही तुमसे बात की थी। सनोबर खान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, और मुझे गिरफ्तारी के दिन कमांडर बहादुर खान और उसके साथियों के मुंह से सुनी हुई बातों पर फौरन यकीन आ गया। उन्होंने सनोबर खान की गैर मौजूदगी में यही बात की थी। बोला, अपने यूं कैद में रखने का मकसद पूछ सकता हूँ? उसने जवाब दिया, अपना कसूर मालूम होने के बाद ये सवाल बेमानी रह जाता है। मैंने कहा, अगर कसूर मालूम ना हो तो? वो बोला, सरदार कबील खान और सरदार जहांदाद को कत्ल करने वाले के मुंह से मासूमियत भरी गुफ्तगू सुनकर अजीब लग रहा है। मैंने कहा, सरदार कबील खान की कातिल पलवशा खान वजीर है, जबकि सरदार जहांदाद खान को मैंने अपने दिफा में कत्ल किया है। यकीनन उसूली तौर पर मैं बेगुनाह हूँ। उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी और उसने पश्तो का एक मुहावरा बोला, जिसका मतलब सादा उर्दू में यही बन रहा था कि इसकी सादगी पर कौन मर न जाए। मैंने कहा, इसमें तंज करने की क्या बात है? वशलाम में होने वाले जिरगे में इस बात की बड़ी मुफस्सल अंदाज में वजाहत हो चुकी है। अलबत्ता अगर इसके बाद मैंने तुम्हारे किसी आदमी को कत्ल किया हो तो मुझे मुरद इल्जाम ठहरा सकते हो। वो बोला, जिरगे में तो तुमने काफी सारे झूठ बोले थे। मैंने कहा, मैंने सिर्फ अपना फौजी होना छुपाया था। वो फलसफियाना अंदाज में बोला, एक झूठ बोलने वाले की बातों में झूठ सच का इम्तियाज करना मुश्किल होता है। मैंने कहा, आप मेरे सच झूठ को रहने दें, बस इतना बता दें कि जहांदाद खान ने अपने लश्कर के जरिए मुझे घेरे में नहीं लिया था, और क्या उस वक्त मेरा फायर करना अपने दिफा के लिए नहीं था? वो बोला, इस हवेली की तबाही, कबील खान, उसके साथ मौजूद 20 के करीब आदमियों का कत्ल, गाड़ियों की तबाही, रोशन खान, अनार गुल, शम्स खान, खाइस्ता गुल वगैरह का कत्ल, इन तमाम को मैं किस खाते में डालूं? वो किसी वकील की तरह मुझ पर जिरा कर रहा था। मैंने कहा, सरदार सनोबर खान, इन फजूल बातों में पड़ने की बजाय मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है। अगर बदला लेना चाहते हो तो किस बात की देर है? सनोबर खान ने कहका लगाते हुए कहा, समझो तुम्हें उम्र कैद हो गई है, और मेरा ख्याल है फांसी से उम्र कैद बेहतर होती है। मैं चंद लम्हे उसकी आंखों में घूरता रहा, जिनमें मेरे लिए जरा भर नफरत मौजूद नहीं थी। उसका लहजा उसके अल्फाज के साथ मेल नहीं खा रहा था। मैं बगैर लगी लिपटी रखे बोला, तुम्हारे लहजे में ना तो नफरत मौजूद है, जो मुझे दुश्मन समझते हुए उसूली तौर पर होनी चाहिए, और ना तुम्हारी कैद में मुझे कोई जिस्मानी अजियत पहुंचाई गई है। इसका साफ मतलब यही है कि तुम्हारा मकसद मुझे कत्ल करना नहीं। उसने असबात में सर हिलाया। मैंने पूछा, तो? वो बोला, तो ये कि चंद दिन आराम करो, फिर बातचीत होगी। मैं उसका जवाब जानने पर मुसिर रहा, आराम काफी हो गया है। वो बोला, बेसब्री अच्छी नहीं होती जवान, अगर तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है तो बता सकते हो। मैंने कहा, कैद होना बजाते खुद एक तकलीफ ही तो होती है। वो मानी खेज लहजे में बोला, अगर ताउन किया तो कैदोबंद की तकलीफ से जान छूट जाएगी। मैंने कहा, पलवशा के मुताल्लिक एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरे लहजे में न जाने कौन सी ऐसी बात थी कि उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई, और वो नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरा एक ड्राइवर है दिलशाद खान, जिस दिन तुम गिरफ्तार हुए थे उससे 2 दिन पहले वो पलवशा खान वजीर का पैगाम लेकर आया था कि अगर मैं उसे कुछ न कहने का वादा करूं तो वो मुझसे मिलना चाहती है। सीधी सी बात है जवान, मैंने जिरगे के दौरान उसे देखा हुआ था। एक तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ऊपर से उसने हुलिया भी ऐसा बनाया हुआ है। दिलशाद की बात पर मैंने फौरन वादा कर लिया कि मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, बस उसने यहाँ आकर अपना कसूर माफ करवा लिया। इसी असना में तुम्हारा जिक्र चल निकला। मेरे एक दोस्त को तुम्हारी जरूरत थी, बस पलवशा खान ने तुम्हें पकड़वाने के लिए 15 लाख का मुतालबा किया और मेरा दोस्त मान गया। बाकी की कहानी तुम्हें मालूम होगी। उसने मिन्नोअन वही बात मुख्तसर लफ्जों में दोहराई थी जो इससे पहले दिलशाद खान और बहादुर खान की जबानी सुन चुका था। मैंने पूछा, इतने पैसों का उसने क्या करना है? उसने कंधे उचकाते हुए लाइल्मी का इजहार किया, पता नहीं, बस उसने मुतालबा किया और मेरे दोस्त ने रजामंदी जाहिर कर दी। मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त का नाम जान सकता हूँ? वो बोला, 2-3 दिन तक वो तुम्हें खुद शर्फ मुलाकात बख्शेगा। मैंने कहा, वैसे मेरा ख्याल था कि तुमने सरदार कबील खान और सरदार जहांदाद का बदला लेने के लिए मुझे पकड़ा है। वो कहते हुए खड़ा हो गया, इस मौजू को रहने दो, किसी चीज की जरूरत हो तो खाना लाने वालों से कह देना। उसके उठने पर चौकन्ने मुहाफिजों में से एक ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला
اور اس کے باہر جانے کے بعد وہ تمام بھی باہر نکل گئے اور میں اس کے مذکورہ دوست کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر وہ کون تھا اور مجھے پکڑوانے کے لیے اس نے اتنی خطیر رقم کیوں خرچ کی تھی۔ لیکن کافی دیر سر کھپانے کے باوجود میرا ذہن کوئی اندازہ لگانے میں ناکام رہا۔ شب روز اسی بے کیفی، الجھن اور پریشانی میں گزر گئے۔ صنوبر خان سے ملاقات کے بعد اتنا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے مجھے بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے پکڑا ہے۔ صنوبر خان سے ملاقات کے تیسرے دن قریباً 11 بجے 4 مسلح افراد میرے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑے۔ مجھے وہاں آئے ہوئے ہفتہ ہونے کو تھا اور اس دوران پہلی بار میں اس قید خانے سے باہر نکل رہا تھا۔ حویلی کی تعمیر میں پرانے نقشے ہی کو سامنے رکھا گیا تھا۔ اندرونی حویلی میں پہلے کی طرح 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک جانب خصوصی مہمانوں کے لیے انیکسی بنائی گئی تھی جس کی حد بندی اینٹوں کی چھوٹی چھوٹی دیوار سے کی گئی تھی۔ پہلے جہاں بانس کی لکڑی کی باڑ لگائی گئی تھی، پلوشا مجھے پہلی بار اسی انیکسی میں ٹکرائی تھی۔ اس وقت میں نے اسے لڑکا سمجھا تھا۔ سخت مقابلے کے بعد کہیں جا کر میں اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ انیکسی کے دروازے پر جا کر وہ رک گئے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھول کر صنوبر خان باہر نکلا۔ محافظوں کو وہی ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ مجھے بولا، تم اندر جا سکتے ہو۔ میں دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ پہلا کمرہ ڈرائنگ روم کی طرح ہی سجایا گیا تھا۔ فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا اور وسط میں آرام دہ اور قیمتی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ایک صوفے پر بیٹھے امریکن گورے کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی پڑے دوسرے صوفے پر کالی جینس پر سفید قمیض پہنے ایک سیاہ فام دوشیزہ بیٹھی تھی۔ اس کے گھنے بال بمشکل کندھوں کو چھو رہے تھے جبکہ نیلی آنکھیں مجھ پر گڑی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے نامعلوم سی شناسائی کا احساس ہوا جس کی توجہ سے میں قاصر تھا۔ نبے تلے قدم رکھتا ہوا میں ان کے سامنے جا بیٹھا۔ مسافہ کرنے یا ہیلو ہائی کرنے کی ضرورت میں نے محسوس نہیں کی تھی۔ صنوبر خان بھی باہر ہی رہ گیا تھا۔ یقیناً امریکن اس کے مائی باپ اور آقا تھے۔ ان کے احکامات کی تعمیل کرنے پر ہی ایسے غدار سرداروں کو ڈالر ملتے ہیں جن کے بلبوتے پر یہ پاک آرمی پر بھی بھونکتے ہیں اور نہتے عوام کے خلاف بھی کاروائیاں کرتے ہیں۔ چند لمحے مجھے گھورنے کے بعد مرد گلا کھنکارتے ہوئے گویا ہوا، تو تم ہو ریجا ذیشان ہائیڈر۔ اس نے میرے نام کی ٹھیک ٹھاک مٹی پلید کی۔ میں نے کچھ کہے بغیر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر اس سیاہ فام دوشیزہ کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر ایک عجیب سا احساس میرے اندر جاگ رہا تھا۔ وہ بھی گہری نظروں سے میری جانب متوجہ تھی۔ وہ اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف کرواتے ہوئے بولا، میرا نام ایلبرٹ بروک ہے اور میری ساتھی کا نام ٹریسی والکر ہے۔ اس مرتبہ بھی میں نے کچھ لب کھولے بغیر اپنے سر کو خفیف سی حرکت دی۔ ایلبرٹ بروک نے گویا مجھ پر فرد جرم عائد کی، جانتے ہو تم نے ہمارے ایک سنائپر کو قتل کیا ہے اور ہم اپنے دشمن کو کبھی معاف نہیں کیا کرتے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، شاید اس کا ثبوت پیش کرنا آسان نہ ہو۔ وہ بولا، ہم سب جانتے ہیں محترم، بیرٹ M107 اور اس کے ساتھ سنائپنگ کا بقیہ سامان تمہارے پاس موجود ہے اور تم ہی بیلی واٹکر کے قاتل ہو۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میری گولی کا نشانہ بننے سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا۔ میری بات کا جواب دینا آسان نہیں تھا۔ گلا کھنکارتے ہوئے اس نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر منہ بگاڑتے ہوئے بولا، اسی وجہ سے تم زندہ نظر آ رہے ہو۔ ویسے اس نے ہماری ہدایات کے برعکس سرحد کی اس طرف آ کر ایک ایسی کارروائی میں حصہ لیا جس کا اسے حکم نہیں دیا گیا تھا اور نتیجے میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ میں نے بھی طنز کیا، کثر نفسی ہے تمہاری، ورنہ سرحد پار کر کے زیادہ تر حملوں کے احکام تمہاری جانب سے ہی دیے جاتے ہیں اور اس بات کا واضح ثبوت تم دونوں کی یہاں موجودگی ہے۔ وہ برا مناتے ہوئے بولا، جوان، میں تمہارے طنزیہ جملے یا گلے شکوے سننے نہیں آیا، ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ اگر جان بچانی ہے تو ہمارے لیے کام کرنا پڑے گا، دوسری صورت میں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔